एवरीवन, वेलकम बैक। आज की जो क्लास है उसके अंदर अपन स्टार्ट करने वाले हैं बेसिकली कनेक्शन। ठीक है, कनेक्शन जो टॉपिक है अपना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हैं जो अपने कनेक्शन से ही फॉर्म होते हैं। कनेक्शंस देखो, सबसे पहले तो अपन समझते हैं कनेक्शन क्या होता है, इसकी क्यों रिक्वायरमेंट है। अब अपन बात कर रहे हैं डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर की, यानी स्टील स्ट्रक्चर की डिज़ाइन की बात करते हैं। पहला, यदि अपन ने कोई स्ट्रक्चर बनाना है तो सबसे पहले तो क्या इंपॉर्टेंट है भाई, स्टील के अंतर्गत मटेरियल। ठीक है, अब मटेरियल का तो अपन को पता ही है कि स्टील की जो मैन्युफैक्चरिंग होती है वो कहाँ होती है, फैक्ट्रीज़ के अंतर्गत, इंडस्ट्रीज़ के अंतर्गत होती है। तो यहाँ पर बेसिकली क्वालिटी का तो अपने पास कोई इश्यू नहीं होता, यानी कि मटेरियल की जो भी अपन को स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड होती है वो स्ट्रेंथ अपन को यहाँ पर मिल जाएगी। इतना तो क्लियर है। उसके बाद दूसरी चीज़ जो आती है कि ये जो मेंबर्स अपन ने लिए हैं, जो भी मटेरियल के मेंबर हैं, स्ट्रक्चर मेंबर्स हैं, उनका अरेंजमेंट वो डिपेंड करता है कि अपना जो स्ट्रक्चर है वो कितने टाइम तक स्टेबल रहेगा, उसकी स्ट्रेंथ क्या रहेगी। क्योंकि बेसिकली कनेक्शन ही तो वेरी करेगा। मटेरियल का तो अपन को पता लग गया कि 10 mm की मेरी प्लेट है या फिर 10 mm का सरिया है या फिर जो स्टील है, स्टील की बार है, तो उसकी स्ट्रेंथ तो उतनी ही रहेगी यदि ग्रेड सेम है तो। ठीक है, लेकिन डिपेंड क्या कर रहा है यहाँ पे, कनेक्शन, यानी दो मेंबर्स हैं उनको कनेक्ट कैसे किया गया है, ये दो प्लेट्स हैं तो उनको कैसे कनेक्ट किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर होता है वो क्या होता है, कनेक्शन होता है। बेसिकली देखो, अपन तीन तरह के कनेक्शन यहाँ पे पढ़ते हैं। एक तो अपना होता है रिवेटेड कनेक्शन। क्या होता है भाई, रिवेटेड कनेक्शन, जिसके अंदर अपन क्या यूज़ करेंगे, रिवेट्स यूज़ करेंगे। सेकेंड जो होता है कनेक्शन वो होता है बोल्टेड कनेक्शन। क्या होता है भाई, बोल्टेड कनेक्शन। एंड थर्ड वन इज बेल्टेड कनेक्शन। ये तीनों कनेक्शन अपन यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अपने स्ट्रक्चर के अंदर अपन को ये पढ़ने वाले हैं। रिवेटेड कनेक्शन की बात करते हैं तो ये बेसिकली WSM बेस्ड है, यानी कि वर्किंग स्ट्रेस मेथड से इसको डिज़ाइन किया जाता है। जबकि ये दोनों जो कनेक्शन हैं उनको LSM से डिज़ाइन किया जाता है, यानी कि लिमिट स्टेट मेथड से डिज़ाइन किया जाता है। अब अपन थोड़ा सा समझते हैं कि तीनों कनेक्शन में होता क्या है। सबसे पहले जो अपन बात करेंगे वो किसकी बात करेंगे भाई, रिवेट की बात करेंगे। ठीक है, किसकी बात करेंगे, रिवेटेड कनेक्शन की बात करेंगे। रिवेटेड, तो सबसे पहले तो अपन को समझना ये ज़रूरी है कि रिवेट क्या होता है। रिवेटेड कनेक्शन, बहुत से लोगों ने तो रिवेट ही नहीं देखे होंगे अभी तक, है ना, रिवेट ही नहीं देखे होंगे। तो वो क्या होता है, पहले उसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं, रिवेट क्या होता है। देखो, जब भी अपन बात करते हैं कि आपने देखा होगा जो पुराने टीन सेट वगैरह होते हैं, ठीक है, यानी कि जो अपन ने देखा है ना, GI सीट्स जो होती हैं गांव में, क्षेत्रीय एरियाज़ के अंतर्गत जो लोहे की चादर की जो बनाई जाती है वो बेसिकली क्या होती है, सीट्स होती हैं। या फिर आपने देखा होगा कई बार आजकल जो नए बाइक्स वगैरह आते हैं, बाइक्स की प्लेट्स के अंतर्गत भी लगती है। तो देखो, रिवेट कैसा होता है, रिवेट क्या होता है, एक इस तरह का एक हेड होता है। सबसे पहले एक लोहे का होगा और इसके अंदर क्या होगा, एक हेड होगा, और ये होगा इसका क्या, सैंक। इस तरह का एक रिवेट होता है जिसके अंदर दो पोर्शन हो गए। ये वाला जो ऊपर वाला पोर्शन है उसको तो अपन क्या कह देते हैं, हेड। इस पोर्शन को तो अपन कह देते हैं हेड। ठीक है, और ये जो नीचे का जो पोर्शन है इसको अपन क्या बोल देते हैं, सैंक। ये क्या होता है, सैंक होता है। तो जैसे आप इसको प्लेट्स के अंदर इंसर्ट कर दोगे, यानी कोई भी प्लेट के अंदर होल किया, जैसे मान लीजिए कि मेरी ये प्लेट है, इस प्लेट के अंदर मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे मैंने होल कर दिया, इस होल के अंदर क्या कर दूंगा, मैं इस रिवेट को इंसर्ट कर दूंगा। इस तरह से मान लीजिए मैंने इस रिवेट को इसके अंदर होल के अंदर इंसर्ट कर दिया, और जैसे ये प्लेट के अंदर इंसर्ट हुआ, जैसे ये प्लेट थी इसके अंदर इंसर्ट हो गया इस तरह से, और ये इसका हेड वाला पोर्शन हुआ। तो फिर मैं क्या करूँगा, इसकी रिवर्स हैमरिंग कर दूंगा। ये जो रिवर्ट है इसको मैं क्या कर दूंगा, रिवर्स इसकी हैमरिंग एंड हथौड़े से इसको दोबारा से क्या कर दूँ, जिससे क्या हो जाएगा, ये पूरी तरह से इस तरह से बॉन्ड हो जाएगा। तो इस तरह का जो कनेक्शन बनता है उसको मैं क्या कहता हूँ भाई, रिवेटेड कनेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, रिवेटेड कनेक्शन कहते हैं। तीनों डायग्राम से आपको क्लियर हो गया होगा। ये अपना रिवेट होता है जिसके अंदर एक हेड होता है, एक सैंक होता है। इसको प्लेट है, प्लेट के अंदर होल किया, होल के अंदर अपन इसको इंसर्ट किया। इंसर्ट करने के बाद नीचे से अपन ने क्या कर दी, इसकी हैमरिंग कर दी, और हैमरिंग की द्वारा क्या कर दिया, इधर भी एक हेड का फॉर्मेशन कर दिया। ठीक है, तो इस तरह का जो मेंबर होता है वो क्या कहलाता है, मेरा ये कनेक्शन जो यहाँ पे फॉर्म हुआ है वो क्या हो गया, रिवेटेड कनेक्शन हो गया। ठीक है, तो रिवेटेड कनेक्शन के अंदर अपन क्या कर रहे हैं, सबसे पहले एक रिवेट लेंगे कनेक्शन के, उसको इंसर्ट करेंगे होल के अंतर्गत, जिससे कि दो मेंबर को एक साथ जोड़ देंगे, और हैमरिंग के द्वारा क्या कर देंगे, उसको अदर साइड भी हेड का फॉर्मेशन कर देंगे। ठीक है, यहाँ तक वानी क्लियर होगी। ये तो मैंने जैसे एक प्लेट को यहाँ पे दिखा दिया था आपको। अब ये दो प्लेट है तो आप दो प्लेट ले कर सकते हो। इस मान ली एक प्लेट ये थी और एक प्लेट में ये बना दिया।
ठीक है। ये दोनों प्लेट थी, इनके अंदर अपन ने क्या किया है, कनेक्शन को अरेंज किया है। इस प्लेट को यहाँ तक ले लिया, ये मेरा रिवेट हो गया। इस रिवेट की मैंने क्या कर दी, हैमरिंग करा दी, और इस तरह से मैंने क्या किया, दोनों प्लेटों को कनेक्ट कर दिया। एक ऊपर वाली प्लेट है, एक नीचे वाली प्लेट को किसकी हेल्प से कनेक्ट कर दिया भाई, एक रिवेट की हेल्प से क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। तो क्या याद रखना है अपन को रिवेटेड कनेक्शन के अंतर्गत, इन द रिवेटेड कनेक्शन, इन द रिवेटेड कनेक्शन, इन द रिवेटेड कनेक्शन, सबसे पहले क्या करेंगे, एक रिवेट को इंसर्ट करेंगे। ठीक है, रिवेट्स आर इंसर्टेड, रिवेट्स आर इंसर्टेड, इंसर्टेड इन द होल। जो भी प्लेट्स के अंतर्गत या भी जो भी अपन होल करेंगे उसके अंदर इसको करेंगे इन द होल, इन द होल, इसके अंदर इंसर्ट कर दिया। फिर क्या करेंगे, इन दोनों मेंबर को ज्वाइन करने के लिए एक साथ लाएंगे और हैमरिंग कर देंगे। ठीक है, होल्ड एंड मेड टू ज्वाइन, मेड टू ज्वाइन, मेड टू ज्वाइन द टू मेंबर्स टुगेदर, द टू मेंबर्स टुगेदर, टू मेंबर्स टुगेदर, दोनों मेंबरों को एक साथ लाने के लिए फिर ज्वाइन करने के लिए अपन क्या करेंगे, हैमरिंग करेंगे। एंड हैमरिंग, एंड हैमरिंग इज डन टू मेक, इज डन टू मेक, इज डन टू मेक हेड ऑन अदर साइड, टू मेक हेड ऑन अदर साइड। हैमरिंग करने के बाद में क्या हो गया, दूसरी साइड भी क्या हो गया, हेड का फॉर्मेशन हो गया। ये वाला जो हेड का यहाँ पे फॉर्मेशन हो गया, ये चीज़ क्लियर होगी। अब ये जो रिवेट है वो किसके बने हुए रहते हैं, बेसिकली जो रिवेट्स हैं वो किसके बने होते हैं भाई, माइल्ड स्टील के बने हुए रहते हैं। ठीक है, अब चाहे रिवेटिंग है वो दो तरह की जाती है, एक की जाती है हॉट रिवेटिंग, एक की जाती है कोल्ड रिवेटिंग। तो हॉट रिवेटिंग के अंदर तो क्या हो गया, जो रिवेट है इसको क्या कर दिया जाएगा, गर्म कर लिया जाएगा। ठीक है, फिर इसको होल के अंदर इंसर्ट कर दिया जाएगा, फिर इसकी हैमरिंग कर दी जाएगी, फिर वो कूल डाउन हो जाएगा, यही होगा। ठीक है, कोल्ड रिवेटिंग के अंदर अपन क्या करेंगे, इस रिवेट को गर्म नहीं करेंगे, यानी उसकी कंडीशन को चेंज नहीं करेंगे, यानी ऐसा कोई टेम्परेचर अपन यूज़ नहीं करेंगे जिससे कि इसका जो टेम्परेचर है वो उसके रिमोल्टेशन हो जाए, यानी कि जो मटेरियल के जो आयरन्स हैं, आयन्स हैं जो भी है वो मोल्टेड कंडीशन के अंदर ना आए, यानी उनका रीअरेंजमेंट वगैरह ना हो, सिंपल सा। यानी जिस कंडीशन के अंदर, इन्वायरमेंटल कंडीशन के अंदर जो है उसी टेम्परेचर के ऊपर यदि अपन उसकी रिवेटिंग करें तो वो क्या कहलाती है, कोल्ड रिवेटिंग कहलाती है। तो रिवेट किसके बने हुए रहते हैं भाई, रिवेट्स आर मेड, रिवेट्स आर मेड बाय माइल्ड स्टील। ठीक है, किसके होते हैं भाई, रिवेट्स आर मेड ऑफ माइल्ड स्टील, माइल्ड स्टील के बने हुए होते हैं। और कैसे होते हैं, द रिवेट्स कैन बी हॉट, द रिवेट्स, द रिवेट्स कैन बी हॉट रिवेटिंग एंड कोल्ड, दोनों तरह की होती है। ठीक है, कैन बी हॉट रिवेटिंग एंड कोल्ड रिवेटिंग, कोल्ड रिवेटिंग। अब इसको आपको एक चीज़ याद रखनी है कि जब भी अपन बात करते हैं हॉट रिवेटिंग की, ठीक है, किसकी बात करें, जब अपन हॉट रिवेटिंग ही करते हैं तो डाया इसकी कुछ भी हो सकती है, लेकिन कोल्ड रिवेटिंग की बात करें उसके अंदर जो डाया है वो 10 mm से कम नहीं होनी चाहिए। तो ये याद रखनी है, in cold riveting, in cold riveting the dia of rivet, dia of rivet should be greater than, should be greater than 10 mm, 10 mm से छोटा क्या भाई, डाया नहीं होना चाहिए उस पर्टिकुलर रिवेट का। ठीक है, अब देखो जब अपने हॉट रिवेटिंग करी तो हॉट रिवेटिंग के अंदर तो क्या होता है, जैसे ही वो मेरा क्या होगा, जो रिवेट है वो कोल्ड होगा तो क्या करेगा, एकदम से सिंक करेगा। तो सिंकिंग की कंडीशन में उसमें क्या हो जाता है, एक ग्रिपिंग एक्शन भी जनरेट हो जाता है, किसके अंतर्गत, हॉट रिवेटिंग के अंतर्गत। बट कोल्ड रिवेटिंग के अंतर्गत ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो इन कोल्ड रिवेटिंग, इन cold riveting, in cold riveting there is no gripping action, there is no gripping action, gripping action, no gripping action
बट स्ट्रेंथ इज बेटर देन हॉट कोल्ड वर्किंग। ठीक है, इन कोल्ड रिवेटिंग देयर इज नो ग्रुपिंग एक्शन, कोई भी ग्रुपिंग एक्शन इसके अंतर्गत नहीं होता है। कौन सी रिवेटिंग के अंतर्गत नहीं होता है भाई? कोल्ड रिवेटिंग के अंतर्गत नहीं होता है। वहीं यदि अपन क्या बात करें, हॉट रिवेटिंग की यूज़ करते हैं, तो जो भी अपना बोल्ट रहेगा वो कैसी कंडीशन के अंदर रहेगा? प्लास्टिक कंडीशंस के अंदर रहेगा, तो वो क्या करेगा? एक्सपेंड करेगा। यदि हॉट होगा तो वो क्या करेगा? एक्सपेंड करेगा, और जो भी रिवेट का होल है, जो भी अपन ने प्लेट के अंदर होल किया है, उसको क्या कर देगा? कंप्लीटली फिल्ड कर देगा इन प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग हीट इन अदर एंड। एंड जब कूल होगी तो जो रिवेट है वो श्रिंक कर जाएगा इसकी लेंथ के अकॉर्डिंग, और इसकी जो डायमीटर है वो भी क्या हो जाएगी? शॉर्ट हो जाएगी। ठीक है, रिवेट की सैंक लेंथ भी शॉर्ट हो जाएगी। ठीक, तो बस ये चीज़ें आपको यहाँ पे याद रखनी है। बाकी अपन और आगे पढ़ेंगे कि भाई रिवेटिंग है वो किस तरह से की जाती है, सैंक डायमीटर क्या होता है। इसके अलावा भी आपको याद रखना है कि जो रिवेटिंग की जाती है, हॉट रिवेटिंग जो की जाती है, उसके लिए जो टेम्परेचर जो मेंटेन किया जाता है वो अप्रोक्सीमेटली कितना होता है? 550 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 1000 सेंटीग्रेड टेम्परेचर तक मेंटेन किया जाता है। ठीक है, तो ये टेम्परेचर भी याद रख लो। इन हॉट riveting rivets are heated at टेम्परेचर लिख लेना 550 डिग्री सेंटीग्रेड टू 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तक। इतने डिग्री तक क्या किया जाता है? इसको गर्म किया जाती है। एंड हैमरिंग इज डन। उसके बाद में क्या किया जाता है भाई? हैमरिंग की जाती है। पहले इसको हीट कर लेंगे, ठीक है, और इस हैमरिंग की वजह से क्या हो जाएगा? दूसरी पे हैमरिंग लिखना है। ठीक है, हैमरिंग इज डन एंड हैड टू बी फॉर्म्ड इन अदर एंड। ठीक है, डन ऑन द अदर साइड। हैमरिंग इज डन and had to be make on अदर साइड। और दूसरी साइड पे क्या किया जाता है भाई? हेड को फॉर्म किया जाता है। ठीक है, अब जो भी ये हैमरिंग की जा रही है, इस हैमरिंग के अकॉर्डिंग भी अपन क्या करते हैं, जो रिवेट हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक तो अपना होता है पावर ड्रिवन रिवेट और एक होता है हैंड ड्रिवन रिवेट। ठीक है, पावर ड्रिवन यानी कि जो भी हाइड्रोलिक मशीन वगैरह की हेल्प से जो ड्रिवन किया जाता है उसको तो अपन क्या कह देते हैं भाई? पावर ड्रिवन। और एक अपने हाथों से हैमरिंग के द्वारा किया जाता है उसको अपन क्या कह देते हैं भाई? हैंड ड्रिवन बोल देते हैं। अब इसके अंदर एक केस और आता है, एक होती है अपनी सॉफ्ट रिवेटिंग और एक अपनी होती है क्या? फील्ड रिवेटिंग। ठीक है, उसको भी अपन थोड़ा सा यहाँ पे लिख लेता है। ठीक है, तो बेसिकली अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ हैमरिंग वी हैव टू टाइप्स ऑफ रिवेटिंग। अकॉर्डिंग टू टाइप्स ऑफ रिवेटिंग, अकॉर्डिंग टू टाइप्स ऑफ हैमरिंग, यदि हैमरिंग की बात करें, ठीक है, तो दो टाइप की रिवेटिंग होती है। हैमरिंग वी हैव कौन कौन सी भाई? According to type of hammering, we have power driven rivets and hand driven rivets. Power driven rivets और एक होता है अपना हैंड ड्रिवन रिवेट्स। हैंड ड्रिवन रिवेट्स दो तरह के रिवेट्स होता है। ठीक है, तो अब इसके अंदर क्या है? पावर ड्रिवन है वो ऑब्वियसली मशीन से या फिर हाइड्रोलिक मशीन से या फिर मैकेनिकल ऑपरेटेड मशीन से की जाती हैं। उसकी क्वालिटी क्या होगी? बेटर होगी। तो इसकी परमिसिबल स्ट्रेसेस भी अपन क्या कर सकते हैं? इसके अंतर्गत हाई कर सकते हैं। वहीं जो रिवेटिंग अपन हैंड से कर रहे हैं उसकी इतनी नहीं होगी। वहीं एक केस और होता है, एक तो रिवेटिंग अपन क्या कर रहे हैं? फैक्ट्री के अंतर्गत कर रहे हैं, और एक अपन क्या कर रहे हैं? फील्ड के अंतर्गत कर रहे हैं। तो इसके अंदर भी क्या होगी? फील्ड रिवेटिंग जो है वो एज कम्पेयर टू फैक्ट्री रिवेटिंग की क्या होगी? कम क्वालिटी उसकी होगी। ठीक है, तो पावर ड्रिवन रिवेट्स इसकी बात करते हैं अपन यहाँ पे। पावर ड्रिवन रिवेट्स have better quality, hence
हैव हायर परमिसिबल स्ट्रेस, हेंस हैव हायर परमिसिबल स्ट्रेस। तो उस केस के अंतर्गत क्या होती है भाई, हायर परमिसिबल स्ट्रेसेस उसके अंतर्गत जनरेट होंगी, अपन परमिट कर सकते हैं। ठीक है, वहीं अब रिवेटिंग की बात करें फैक्ट्री की और फील्ड की, तो उसके अकॉर्डिंग भी जो रिवेटिंग है उसको और फर्दर टाइप्स में क्लासीफाई किया जा सकता है। तो अकॉर्डिंग टू द सॉफ्ट रिवेटिंग एंड फील्ड रिवेटिंग, दस वी हैव रिवेटिंग कैन, आप ऐसे लिख सकते हो, रिवेटिंग कैन बी डन इन द फैक्ट्री। ठीक है, कहाँ अपन कर सकते हैं, इन द फैक्ट्री। और कहाँ कर सकते हैं, फील्ड में कर सकते हैं, और इन द फील्ड एंड अकॉर्डिंग टू these soft riveting according to soft riveting and field riveting we have। अब अपने पास तीन तरह की कंडीशंस आ गई। ठीक है, एक तो पहली कंडीशन तो क्या है, यानी कि पावर ड्रिवन है और सॉप पे है, सॉप यानी कि फैक्ट्री, बात एक ही है। ठीक है, पावर सॉप रिवेट्स, या फिर अपन कह सकते हो पावर ड्राइवन सॉप रिवेटिंग, PDS, या फिर पावर ड्रिवन सॉप रिवेट, ऐसे लिख दो उसको। चलो ऐसे लिख लेते हैं, पावर ड्रिवन सॉप रिवेट। ठीक है, ये तो मेरा पहला हो गया। सेकंड क्या हो सकता है भाई, हैंड ड्रिवन सॉप रिवेट। ठीक है, उसके बाद पावर ड्रिवन फील्ड रिवेट, पावर ड्राइवन फील्ड रिवेट। और तीसरा क्या हो जाएगा भाई, हैंड ड्रिवन फील्ड रिवेट। क्लियर है? ठीक है, कई बार आप यहाँ चाहो तो नोट में लिख दो, कई बार शो जो किया जाता है, नोट डाल दो बने से, कि जब भी अपन बात करेंगे सॉफ्ट रिवेट की, तो सॉफ्ट रिवेट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, सॉफ्ट रिवेट को रिप्रेजेंट किया जाएगा ब्लैंक यानी कि हॉलो सर्कल से, कुछ इस तरह से। ठीक है, वहीं पे यदि फील्ड रिवेट है तो फील्ड रिवेट को रिप्रेजेंट किया जाता है डार्क यानी कि सॉलिड सर्कल से, इसको कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। कई बार ये रिप्रेजेंटेशन भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो अब ये तीन कंडीशंस अपने पास बनी, इन तीन कंडीशंस के अकॉर्डिंग अपन क्या करते हैं, परमिसिबल स्ट्रेस इसके अंतर्गत देते हैं कि भाई कितना स्ट्रेस इसके अंतर्गत अपन को परमिसिबल करना है। तो ये वैल्यूज़ आपको याद होनी चाहिए। वैसे तो क्वेश्चंस के अंदर कई बार मिल जाती हैं, लेकिन यदि नहीं मिलेंगी, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आता है तो उसके अंतर्गत ये वैल्यूज़ आपको नहीं मिलेंगी। ठीक है, परमिसिबल वैल्यूज़ इन रिवेटिंग, परमिसिबल वैल्यूज़ इन रिवेटिंग। ठीक है, एक छोटी सी टेबल मैं बना देता हूँ यहाँ पे। देखो, इसके अंदर आप 4 कॉलम बना लो। पहले कॉलम के अंदर तो लिख लेंगे आप स्ट्रेस, यानी कि कितनी स्ट्रेस है न्यूटन पर mm² के अंतर्गत। ठीक है, यहाँ पे अपन बात करेंगे, या फिर आप इसको कह सकते हो, ऐसे बना लेते। चलो, ये दिख तो रहा है ना, एक बार मेरे को क्लियर कर दो कि ये लास्ट तक बोर्ड में टेबल आ तो रही है ना। अरे बहुत चले अभी तो, चलो बहुत सही। यहाँ तक ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं कंडीशंस बता दूंगा कि पावर ड्रिवन है। ठीक है, कंडीशन लिख दो बोले से चाहो तो, कंडीशन। यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं एक्सियल टेंशन हो तो कितनी स्ट्रेस रहेगी, एक्सियल टेंशन। ठीक है, एक्सियल टेंशन के अंदर कितनी स्ट्रेंथ है, फिर शियरिंग के अंदर कितनी है, शियरिंग के अंदर कितनी है, और बियरिंग के अंतर्गत कितनी स्ट्रेंथ है।
3 कॉलम आपको बना लेने, तीनों कंडीशंस के अकॉर्डिंग अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन की मैं बात कर रहा हूँ, पावर ड्रिवन सॉप। ठीक है, पावर ड्रिवन सॉप रिवेटिंग, तो इसको मैं लिख दिया सिंपल PDS। ठीक है, पावर ड्रिवन सॉप रिवेटिंग की यदि मैं बात करूं तो एक्सियल टेंसाइल जो स्ट्रेंथ होता है ये अपनी वैल्यू जाएंगी न्यूटन पर mm² में। किस में रख रहा हूँ मैं वैल्यू भाई? न्यूटन पर mm² के अंदर वैल्यू रख रहा हूँ। तो एक्सियल टेंशन के लिए जो अपन परमिसिबल करते हैं वो कितनी करते हैं? 100 न्यूटन पर mm² करते हैं अपन एक्सियल टेंशन के अंतर्गत। शेयरिंग के अंतर्गत अपन कितना करते हैं? 100 न्यूटन पर mm² ही करते हैं। और बियरिंग के अंतर्गत जो अपन वैल्यू रखते हैं वो रखते हैं 300। ठीक है, 300 न्यूटन पर mm²। ये क्वेश्चन में कई बार पूछ लेता है कि यदि सॉफ्ट रिवेटिंग आप कर रहे हो, सॉफ्ट रिवेटिंग के बजाय यदि आप फील्ड रिवेटिंग करोगे तो उसकी परमिसिबल स्ट्रेस के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो परमिसिबल स्ट्रेस में वो क्या हो जाएंगी? 10% रिड्यूस हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी भाई? 10% रिड्यूस हो जाएंगी। तो यानी कि जब मैं बात करूँ PDF की, यानी कि पावर ड्रिवन इन फील्ड, पावर ड्रिवन फील्ड रिवेटिंग की बात करूं तो 100 का 10% रिड्यूस कर देंगे अपन, तो ये कितना हो जाएगा? 19 न्यूटन पर mm² हो जाएगी। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 90 हो जाएगी। इसका 10% यानी 30 इसमें से माइनस कर देंगे, दिस वैल्यू इज 270 न्यूटन पर mm²। यहाँ पे ये वैल्यू हो जाएगी। वहीं यदि आपसे बात कर दी जाती है HDF, ठीक है, HDF हैंड ड्रिवन फील्ड की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे 10 और माइनस कर देंगे, यानी 10 इसको कर देंगे 80, इसको भी 90 की जगह क्या कर देंगे? 80, और यहाँ पे अपन इसको कर देते हैं 250 न्यूटन पर mm²। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये परमिसिबल स्ट्रेसेस की वैल्यू, आपको याद रखनी है सारी वैल्यूज। ठीक है, तो आप चाहो तो इनको लिख लीजिएगा यहाँ तक। ये सारी कहानी क्लियर हो गई। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि जब भी अपन रिवेटिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा एक रिवेट के बारे में और देख लीजिएगा कि जो रिवेट होता है, रिवेट कैसा होता है भाई? यहाँ पे हेड होगा, यहाँ पे इसका क्या होगा? सैंक हो गया। ये इसका हेड हो गया, ये इसका सैंक हो गया। यहाँ की जो ये डाया है इसकी, यहाँ पे जो डाया है, इस डाया को अपन कहते हैं नॉमिनल डाया। यदि मैं इसको फाई कह दूँ, और फाई क्या होगा मेरा? नॉमिनल डाया। नॉमिनल डाया क्या हो जाएगा भाई? ये नॉमिनल डाया हो जाएगा, यानी सैंक का जो डायामीटर होता है उसको अपन क्या कह देते हैं भाई? नॉमिनल डाया बोल देते हैं। ठीक है, इसकी बात करते हैं अपन हेड की। तो हेड का ये जो पोर्शन होता है, इसकी जो अप्रोक्सीमेटली जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? 1.65। यदि ये जो 5 है तो इसकी क्या होती है? 1.6 टाइम होती है। वहीं यदि मैं इसकी वैल्यू की बात करूँ तो ये जो वैल्यू होती है वो वैल्यू अप्रोक्सीमेटली वेरी करती है 0.75। कितनी होती है भाई? जैसे मान लिया कि 16 mm है, तो 16 का क्या हो जाएगा? ये 32। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक कि हेड की जो मोटाई चौड़ाई हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 32 हो जाएगी। ठीक है, वहीं ये कितनी हो जाएगी? 16 गुणा 7 कर दो, जो भी आएगा वो यहाँ पे इसका क्या रहेगा? इसका हेड का ये थिकनेस यहाँ पे रहता है। ठीक है, अब अपन जब बात करते हैं कि भाई ये प्लेट जो थी, मान लिया कि ये जो प्लेट है, इस प्लेट के अंदर मेरे को होल करना है, इस होल के अंदर क्या करना है? इस रिवेट को इंसर्ट करना है। यही तो कंडीशन थी। तो देखो बेसिकली जब ये होल होता है तो होल का जो डायमीटर है वो किससे? इससे ज़्यादा होना चाहिए थोड़ा सा। इससे क्या होना चाहिए? ज़्यादा होना चाहिए इस होल का डायमीटर। तो यदि आपका अब ये कितना ज़्यादा होना चाहिए, इसके लिए कोड ने एक पैरामीटर दिया हुआ है। यदि आपकी बात करूँ फॉर नॉमिनल डाया, स्टार पॉइंट रख लेना, फॉर नॉमिनल डाया 20 या नॉमिनल डाया लेस देन 25 mm। यदि आपके सैंक का जो नॉमिनल डाया है वो क्या है? लेस देन 25 mm है, तो जो ग्रॉस डाया ऑफ होल होगा, ठीक है, इसको अपन क्या बोलते हैं? ग्रॉस डाया। ग्रॉस डाया, ठीक है, या फिर होल का डायमीटर। ठीक है, तो क्या कह सकते हैं? ग्रॉस डाया या फिर होल का डायमीटर। तो ग्रॉस डाया क्या होगा अपना? दिस इज इक्वल्स टू नॉमिनल डाया प्लस 1.5 mm। नॉमिनल डाया प्लस 1.5 mm का ये अपना ग्रॉस डाया होता है। चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो, होल डायामीटर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा मेरा? 5 प्लस 1.5। जो भी सैंक का डायमीटर है उसमें 1.5 mm ऐड कर दो। ठीक है, वहीं यदि आपसे पूछा जाए कि फोर, अब जो मेरा नॉमिनल डाया है वो क्या है? ग्रेटर देन, फोर नॉमिनल डाया इज ग्रेटर देन 25 mm।
25 mm से ज़्यादा है तो उस केस में होल डाया फिर जो ग्रॉस डाया है वो क्या हो जाएगा +2 mm। तो उसके लिए ग्रॉस डाया क्या हो जाएगा, ग्रॉस हो जाएगा अपना नॉमिनल +2 mm, या फिर आप इसको अगेन ऐसे लिख सकते हैं होल डायमीटर इक्वल्स टू 5 + 2 mm। ठीक है, ये सारा किसके अकॉर्डिंग है भाई, अपने IS कोड के अकॉर्डिंग है, जो पुराना IS 800-90-84 जो चलता हुआ आ रहा है उसके अकॉर्डिंग अपन ने ये वैल्यूज़ रखनी है रिवेटिंग के अंतर्गत। ठीक है, जब बोल्टेड कनेक्शन आएगा तो वहाँ पे अपन होल डाया को कुछ और लेके चलेंगे तो वो वहाँ पे आएगा, मैं तब वहाँ पे बता दूँगा। ठीक है, तो इसको यहाँ तक लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, किसी का रह गया है तो। अब अपन समझते हैं कुछ जॉइंट्स के ऊपर में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 2 प्लेट्स बना रहा हूँ और उनके बारे में अपन कुछ समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जैसे कि 2 प्लेट्स हैं, क्या है भाई 2 प्लेट्स हैं। जैसे एक प्लेट तो मेरी ये है, ठीक है, और दूसरी जो प्लेट है उसको कनेक्शन कुछ इस तरह से किया हुआ है, यानी इन 2 प्लेटों को मेरे को क्या करना है, जॉइंट करना है। ठीक है, इन दोनों प्लेटों को मेरे को जॉइंट करना है और मान लीजिए ये यहाँ पे P लोड है और ये यहाँ पे मेरा क्या है, P लोड है। इसकी जो मैं कनेक्शन कर रहा हूँ वो रिवेटिंग ही कर रहा हूँ, तो मैं इसमें यहाँ पे 2 रिवेट बना लेता हूँ। मान लिया कि भाई ये एक रिवेट मेरा ये है और एक रिवेट मेरा ये हो गया। ठीक है, ये मेरे क्या हो गए, रिवेट हो गए। तो रिवेट कैसे रहेंगे भाई, इस तरह से एक हेड यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा और एक हेड इसके यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा। एक रिवेट हो गया, इस तरह से ये दूसरा रिवेट भी हो गया। क्लियर हो गई कहानी। इसको मैंने कर दिया डार्क। ये दोनों प्लेट थी उनको मैंने कुछ इस तरह से कर दिया। तो ये आपको क्या दिख रहा है भाई, दोनों प्लेट का क्या दिख रहा है, साइड व्यू दिख रहा है। क्या दिख रहा है भाई, साइड व्यू दिख रहा है। वहीं यदि मैं इसका क्या निकालूं, टॉप व्यू बना के देखूं तो टॉप व्यू में क्या होगा भाई, ये प्लेट है मेरी यहाँ पे, यहाँ तक गए। ठीक है, ये प्लेट है और एक प्लेट मेरी यहाँ तक है। तो इसको मैं कुछ इस तरह से दिखा देता हूँ। ये दोनों प्लेट हैं, ये प्लेट मेरी कहाँ तक शो हो रही है, यदि ऊपर से देखोगे तो ये वाली प्लेट आपको यहाँ तक दिखी जाएगी पूरी, और यहाँ पे ये वाली जो प्लेट है ऊपर से देखोगे तो नीचे नहीं दिखेगी। तो इस चीज़ को मैं क्या करता हूँ, डॉट लाइन से शो कर देते हैं अपन। किससे शो कर देते हैं भाई, डॉटेड लाइन से यहाँ पे शो कर दिया जाता है। ठीक है, अब ये तो अपन को सिर्फ साइड व्यू दिखा। मान लिया कि इसके अंदर 2 से ज़्यादा रिवेट है, मान लिया तीन रिवेट इस लाइन के अंतर्गत है, 3 रिवेट इस लाइन के अंतर्गत है। जैसे मान लिया एक रिवेट यहाँ पे है, एक रिवेट यहाँ पे है, एक रिवेट यहाँ पे है, एक रिवेट यहाँ पर है, एक रिवेट यहाँ पर है, एक रिवेट यहाँ पर है। अब इसके पीछे हैं ये वाले 3। ठीक है, इसलिए अपन को ये सिर्फ सिंगल दिख रहा है कि साइड व्यू दिख रहे हैं। अपन टॉप से देख रहे हैं तो अपन को 3 यहाँ पे ये दिख रहे हैं रिवेट्स। ठीक है, क्लियर हो गई कहानी। चलो, ये मेरे हो गए रिवेट्स। इस प्लेट की एंड की बात कर रहा हूँ तो ये प्लेट मेरी इस तरह से है और ये वाली प्लेट मेरी कहाँ है, यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, जैसे कि सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है वो जो अक्सर पूछी जाती है वो होती है पिच। पिच क्या होता है भाई, क्या होता है भाई, पिच, जिसको कि P से रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो देखो बेसिकली पिच क्या है, कोई भी 2 जो रिवेट हैं, ठीक है, ये क्या है मेरे रिवेट्स हैं और लोड की डायरेक्शन क्या है मेरी, ये वाली है, यही तो है लोड की डायरेक्शन P। ठीक है, तो पिच क्या होती है, पिच इज द डिस्टेंस बिटवीन 2 कॉन्जुगेटिव या फिर कंटिन्यूअस रिवेट मेजर्ड इन पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। यदि फोर्स इस डायरेक्शन के अंदर लग रहा है तो 2 जो एडजेसेंट रिवेट हैं उनके बीच की डिस्टेंस, सेंटर टू सेंटर जो डिस्टेंस होती है वो क्या कहलाती है, पिच कहलाती है। तो पिच क्या हो गई भाई, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है उसको मैं क्या कह दूंगा, पिच। क्लियर है, अब इसको लिख लीजिएगा। इट इज डिस्टेंस between two consecutive या फिर कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस रिवेट्स, टू continuous रिवेट्स मेजर्ड और किस डायरेक्शन में मेजर करनी है, इस लोड की पैरेलल डायरेक्शन के अंदर। ठीक है, मेजर्ड पैरेलल टू द डायरेक्शन, मेजर्ड पैरेलल टू द
डायरेक्शन ऑफ लोड्स, डायरेक्शन ऑफ द फोर्स कह सकते हो, डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। इट इज़ डिनोटेड बाय पी, इसको पी से डिनोट करते हैं, ठीक है। यानी कि ये मेरे लोड की डायरेक्शन हो गई, ठीक है। अब मान लिया कि ये 3 होते रिवेट, यहाँ पे एक रिवेट और होता, तो अपने पास वाले दोनों के बीच के सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस लेंगे, ठीक है। तो इन दोनों के बीच के सेंटर से सेंटर की जो डिस्टेंस कहलाती है वो क्या कहलाएगी, मेरी पिच कहलाती है। क्लियर है। एक होती है अपनी गेज डिस्टेंस, सेकंड जो अपन बात करते हैं वो होती है गेज डिस्टेंस या फिर गॉज डिस्टेंस, जो भी आप कहना चाहो, गेज डिस्टेंस, ठीक है, जिसको कि अपन जी से डिनोट करेंगे। देखो ये भी क्या होती है, ये भी 2 रिवेट के बीच की डिस्टेंस है, सेंटर टू सेंटर ही, 2 कॉन्जिक्यूटिव और कंटिन्यूस की ही डिस्टेंस है। बट यहाँ तो क्या था, डायरेक्शन पैरेलल था, यहाँ पे डायरेक्शन मेरे को क्या लेना पड़ेगा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन लेना पड़ेगा, ठीक है। तो यानी कि यहाँ से इसका सेंटर ये हो गया, इसके सेंटर से लेके इसके सेंटर तक की जो ये डिस्टेंस है वो मेरी क्या कहलाएगी, गेज डिस्टेंस कहलाएगी। क्लियर हो गया, गेज डिस्टेंस क्या होगी। तो आप लिख सकते हो चाहो तो, गेज डिस्टेंस क्या है, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव, एक ही लिखना, कॉन्जिक्यूटिव और कंटिन्यूस एक ही बात है, ठीक है। 2 कॉन्जिक्यूटिव रिवेट्स मेजर्ड, अब इसमें डायरेक्शन कैसी आ जाएगी भाई, परपेंडिकुलर, मेजर्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, टू द फोर्स डायरेक्शन के क्या लेना है भाई, परपेंडिकुलर लेना है आपकी बार। तो ये मेरी परपेंडिकुलर, ये फोर्स ऐसे लग रहा है, इसकी परपेंडिकुलर ये हो गई, तो ये गेज हो गई, ये पिच हो गई। नेक्स्ट अपन बात करते हैं थर्ड इज एंड डिस्टेंस, ठीक है। एंड डिस्टेंस की बात करते हैं। तो एंड डिस्टेंस क्या होती है, जो भी मेरा रिवेट है उसके सेंटर से लेकर प्लेट का जो एंड है, ठीक है, प्लेट का जो एंड है वो जो डिस्टेंस कहलाएगी वो मेरी क्या कहलाएगी भाई, एंड डिस्टेंस कहलाएगी। क्लियर है। यानी कि जैसे कि ये वाली रिवेट को उठा लिया मैंने, ये रिवेट इसके सेंटर से लेके, और ये प्लेट कहाँ एंड हो रही है, इस पॉइंट के ऊपर एंड हो रही है, ये वाली जो डिस्टेंस है वो मेरी क्या कहलाएगी भाई, एंड डिस्टेंस। इसको मैं डिनोट कर सकता हूँ ई से या फिर एंड डिस्टेंस, जो भी आप करना चाहो, एंड डिस्टेंस, ठीक है। ये किस डायरेक्शन में मापनी है, फोर्स की डायरेक्शन के अंतर्गत, फोर्स की डायरेक्शन में होगी तो मेरी क्या होगी, एंड डिस्टेंस होगी। वहीं यदि इसको परपेंडिकुलर डायरेक्शन के अंदर मेजर कर लिया जाए, जैसे कि इस एंड से लेके प्लेट के इस एज तक, तो ये क्या हो जाएगी मेरी एज डिस्टेंस, इसको मैं कह दूंगा एज डिस्टेंस, ठीक है। तो दोनों चीज़ क्लियर हो गई। यहाँ पे एंड डिस्टेंस तो क्या है, एंड डिस्टेंस क्या है भाई, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ द रिवेट एंड एज या फिर एंड ऑफ द प्लेट एलिमेंट मेजर्ड द पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। तो इट इज द डेफिनेशन लिख लीजिएगा, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ लास्ट रिवेट बोल देना, यानी सबसे लास्ट का भाई, यदि 3 लेयर होगी तो सबसे लास्ट वाले का ही देखना है, ठीक है। सेंटर ऑफ द लास्ट रिवेट ऑफ द प्लेट एलिमेंट, लास्ट रिवेट ऑफ द प्लेट एलिमेंट मेजर्ड, ठीक है। लास्ट ये क्या लिख दिया, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ द लास्ट रिवेट टू द एंड, ठीक है। रिवेट एंड ऑफ द प्लेट लिखना है, सॉरी थोड़ा गलत हो गया, रिवेट सेंटर ऑफ द लास्ट रिवेट एंड ऑफ द प्लेट इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स,
इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स लिख सकते हो, या फिर पैरेलल डायरेक्शन ऑफ फोर्स, पैरेलल डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, तो ये तो मेरी क्या हो जाएगी भाई, एंड डिस्टेंस हो जाएगी। भाई एज डिस्टेंस के अंदर मेरे को क्या कर देना है, सिर्फ परपेंडिकुलर कर देना है। एज डिस्टेंस, व्हाट इज द एज डिस्टेंस? तो एज डिस्टेंस में आप जब लिखेंगे, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ द रिवेट, इट इज द डिस्टेंस between center of rivet and एज ऑफ, क्या लिखेंगे भाई, प्लेट एलिमेंट, एज ऑफ प्लेट एलिमेंट इन perpendicular direction of force, that is एज डिस्टेंस। तो ये चारों डिस्टेंस आपको याद रखनी है, अक्सर पूछ ली जाती है। पिच क्या होती है, गेज क्या होता है, एंड डिस्टेंस क्या होता है। ठीक है, तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, बाकी अपन अब पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत। थैंक यू वेरी मच।